Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th and 17th of July 2022. तो 16 और 17 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। कल का न्यूज़पेपर कुछ कारणों से मैं नहीं बना पाया था, तो आज वो न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई भी न्यूज़ छोड़ी नहीं जाएगी। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, आपको कंटेंट पसंद आएगा। और आई थिंक कि जो भी आपको डायरेक्ट टू पॉइंट जानने वाली जानकारियां हैं वो सारी मैं आपको दे दूंगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत रहती नहीं है। 1 घंटे 1.5 घंटे न्यूज़पेपर एनालिसिस खींचने का कोई मतलब है नहीं। तो जो लोग नए हैं पेशेंस रखिए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, मज़ा आएगा। आज का पेपर भी मज़ेदार है, काफ़ी कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हमको जानने ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब सबसे पहली न्यूज़ आपको दिख रहा होगा प्रेस्टिजियस जेसी डेनियल अवार्ड। अब ये जेसी डेनियल अवार्ड क्या है और किसको दिया गया है? तो फिल्म मेकर केपी कुमारन को ये अवार्ड दिया गया है। लिख लीजिएगा, फिल्म मेकर केपी कुमारन को अवार्ड दिया गया है। प्रेस्टिजियस जेसी डेनियल अवार्ड है ये, और ये 2021 के लिए दिया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स हमको पता चल गए। एक तो जेसी डेनियल अवार्ड हो गया आपका, और किसको दिया गया है? केरला गवर्नमेंट द्वारा। केरला गवर्नमेंट ने इसको दिया है, केपी कुमारन को दिया है। और क्यों दिया है? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हिज इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। तो मलयालम सिनेमा के लिए जो केपी कुमारन जी का मतलब कंट्रीब्यूशन है, आप में से जो लोग केरला से हैं वो जरूर अप्रिशिएट कर पाएंगे इस चीज़ को, है ना। क्योंकि मुझे तो नहीं ऐसा रिमेंबर है कि मैं कोई मूवी इनकी देखा हूँ, लेकिन आप अगर सजेस्ट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली वॉच सम ऑफ हिज वर्क्स। तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा। एंड दिस इज़ वॉट ही हैज़ डन फॉर द मलयालम सिनेमा। ओवरऑल मलयालम सिनेमा के लिए अगर किया है तो हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही हम मानेंगे कि उन्होंने किया है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मलयालम सिनेमा कोई अलग सिनेमा है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, वाई बीजेपी पिक्ड धनकर जी फॉर वाइस प्रेसिडेंट चॉइस। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर को इस बार एनडीए ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में चुना है इनको। तो क्या कारण है, और हमको मेन अपने यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से देखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनका चॉइस होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। जब हम प्रेसिडेंट का केस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं केवल, और इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पे पार्लियामेंट के भी आते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी आते हैं। लेकिन इस केस में जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल आपके हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स आपके आएंगे, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है ये इसका क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। इफ अ मेंबर इज ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट देन ही इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। तो ये दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं होता है एक्चुअली, और अगर इसका सिलेक्शन होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि हाउस का मेंबर है तो देन इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ वैकेटेड दैट पोस्ट, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस he is a citizen of India or he has completed the age of 35 years or is qualified for election to the members of the Rajya Sabha, है ना। तो उसकी क्वालिफिकेशंस यही होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या 35 साल से ज़्यादा की एज का है। तीसरी चीज़, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया 30 ईयर्स ऑफ एज एंड एन इलेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इन स्टेट और यूटी विच ही सीक्स टू बी इलेक्टेड एज इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। द पर्सन इज नॉट ऑल्सो एलिजिबल इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन जो होता है टू फिल द वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म की एक्सपायरी के पहले किया जाता है। इन केस द वैकेंसी अराइजेज बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज द इलेक्शन टू फिल दैट वैकेंसी इज हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कि 6 मंथ के अंदर करना चाहिए, 1 साल के अंदर करना चाहिए। इलेक्शन का वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के कारण अगर उसकी पोस्ट वैकेट हो जाती है आइदर बाय डेथ और बाय रेजिग्नेशन और बाय एनी अदर मीन्स, देन जो पोस्ट
है वाइस प्रेसिडेंट की, दैट शुड बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड द पर्सन सो इलेक्टेड इज इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही इंटर्स द ऑफिस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बार कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर वो अपने फुल टर्म तक यानी कि 5 सालों तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुपरिंटेंडेंस रखता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो भी इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो मतलब आउटगोइंग अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब कि नॉर्मल टेन्योर वाला, तो जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो 60 दिनों के अंदर 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब कोई व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है टू बी इलेक्टेड एंड इंटेंडिंग टू स्टैंड एज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 20 MPs, ठीक है ना। प्रपोजर्स के रूप में 20 MPs एंड 20 MPs एज सेकेंडर्स, तो ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई खड़ा होना चाहता है। यही चीज़ अगर हम प्रेसिडेंट के केस में करेंगे तो 50-50 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स में, यहाँ पे 20-20 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा इनको जमानत भी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है 15,000 रुपये का, याद रखिएगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जगदीप धनकर जो हैं वो चॉइस है एनडीए की फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको देखना है ना। यहाँ पे देखो भैया, सांपों से बच के रहना, एंड सांपों के ऊपर ये न्यूज़ है, बी स्पेशली चेरी ऑफ ग्रीन पिट वाइपर्स। अब ये जो न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है ग्रीन पिट वाइपर की और बाकी सांपों की। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ग्रीन पिट वाइपर जो होता है वो इतना लीथल नहीं होता जितना कि रसल वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर या फिर आपका स्पेक्टेकल्ड कोबरा या फिर कॉमन क्रेट, ये सब जितने आपके वो होते हैं, तो इनके जैसा वो ग्रीन पिट वाइपर जो होता है वो इतना लीथल तो नहीं होता है। लेकिन व्हाट इट डज इज दैट कि अगर इसका पॉइजन चला गया ग्लैंड्स में तो आपका जो एंटी वेनम है, यानी कि एंटी वेनम जो आपने बनाया है मतलब जहर को काटने के लिए, वो एंटी वेनम काम करना बंद कर देता है, ये इनफेक्टिव हो जाता है। अगर आपको किसी ग्रीन पिट वाइपर ने काट लिया तो हो सकता है कि आपका कहना चाहिए कि आपके ऊपर ये ज़्यादा हानिकारक ना हो, लेकिन एंटी वेनम की जो पावर्स है उसको ख़त्म कर देता है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टर्म में। अच्छा, मैं ये न्यूज़ क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सांप हैं और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपको मिलेंगे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर काफ़ी आपको वेराइटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ यूपीएससी के बारे में बताता हूँ, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं। 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये किंग कोबरा इज़ दी ओनली स्नेक दैट मेक्स इट्स नेस्ट। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। तो आपको बताना है कि क्यों ये अपना घोंसला बनाता है। ये 2010 का क्वेश्चन है। अब आप सोचो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी की, क्योंकि ये ओवीपेरस होता है और ये एग्स ले करता है और ये अपने एग्स को गार्ड करता है अनटिल अनलेस दे आर हैच्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब एक प्रॉपर्टी है किंग कोबरा की जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से वेनमस स्नेक्स हैं इंडिया के। ए ऑप्शन था किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, दूसरा था कॉमन ट्रिंकलेट स्नेक, तीसरा है सॉ स्केल्ड वाइपर एंड चौथा है कॉमन क्रेट। तो याद रखिएगा इंडिया के जितने भी वेनमस स्नेक्स हैं ना वो 4 कैटेगरी में आते हैं, उनको बिग 4 बोला जाता है, बिग 4। अब ये जो बता रहा हूँ ना ये आपको शायद अभी कोई नहीं बताएगा, इसलिए इसको याद रखना। ये बिग 4 की कैटेगरी में जो आते हैं वो है इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। ये 4 याद रखिएगा, दीज आर द बिग 4। कौन कौन से? इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। यही नाम आज भी आपको देखने को मिले होंगे, आज जो आपने न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया। तो इंडियन कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया, कॉमन क्रेट, दीज आर द बिग 4, ठीक है ना, बिग 4 बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कॉमन ट्रिंकलेट स्नेक था वो हट जाता, बाकी ए सी और डी आ जाता आंसर। तो ये दैट वाज द क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, याद रखेगा, ठीक है ना। अब इनका कहना है कि जो अलग अलग बिग 4 हैं उनके वेनम्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप देखें यहाँ पे, हाँ,
मोनोक्लैड कोबरा जो होता है वेस्ट बंगाल से, उसके वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। वहीं पे अगर यही स्पीशीज़ मोनोक्लैड कोबरा की ही स्पीशीज़ अगर अरुणाचल की है, मतलब वेस्ट बंगाल का जो है उसके वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, वहीं पे अरुणाचल की स्पीशीज़ में साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकेशन के ऊपर भी सेम स्पीशीज़ अलग अलग तरीके के पॉइजन्स निकालती है। तो न्यूरोटॉक्सिन अगर हम बात करें तो एक ऐसा पॉइजन है दैट एक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम। न्यूरोटॉक्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है? नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। और वहीं पे साइटोटॉक्सिन जो होता है इट किल्स द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर अगली न्यूज़ जो है वो है इंटेलेक्चुअल ट्रॉयका दैट हेल्प अंडरस्टैंड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के ऊपर 3 लोगों का नाम यहाँ पे आया है। 3 लोगों का नाम है जो कि हेरिडिटी, जीन्स, ट्रांसफर, कैरेक्टर्स, इनके ऊपर उन्होंने काम किया था। सबसे पहला इन्होंने बोला है ग्रेगर जोहान मेंडल और सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है ना। तो 2 नाम इन्होंने कौन कौन से बोले हैं? पहला तो जोहान मेंडल का, नॉट मंडल, मंडल तो फिर वो पिक्चर्स वाला मंडल हो जाता है ना। तो जोहान मेंडल एंड सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है ना। तो मेंडल जो है वो 1822 में उनका जन्म हुआ था, तो 200 साल पूरे हो चुके हैं। और वहीं फ्रांसिस गैल्टन के भी 200 साल पूरे हो। अब आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो पीस वाला एक्सपेरिमेंट, वो पढ़ लीजिएगा। इससे ये नतीजा निकलता है कि थोड़ा बहुत हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हेरिडिटी जीन के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 100 साल पूरे हो, 200 साल पूरे हुए हैं ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गैल्टन वॉज अ पॉलीमैथ, एन एक्सप्लोरर, अ जियोग्राफर, मीटरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड अ स्टैटिस्टिशियन। एंड सो वॉज चार्ल्स डार्विन, अ नेचुरलिस्ट, अ जियोलॉजिस्ट, अ टायरलेस वॉकर, अ ब्रेव एडवेंचर एंड एन ओरिजिनेटर ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की उसकी किताब में पब्लिश हुई थी 1859 में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे गैल्टन ने इस किताब के बारे में कहा था इट हैज़ गिवन मी द फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है ना। तो ये आपको काफ़ी पता होना चाहिए। डार्विन का नाम तो नेचुरल सिलेक्शन में आता ही आता है, आप सबको पता होना चाहिए। वहीं पे इनका ये जो अलग अलग, मेंडल का आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे लिखा है मेंडल ने क्या किया था। तो मेंडल प्रोपाउंडेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड्स गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज पर्टिकुलेट एलिमेंट्स and the traits in the present generation can be traced back, है ना, can be traced back to the पास्ट जनरेशन। मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन के ट्रेड्स हैं उनको आप ट्रेस कर सकते हैं पास्ट जनरेशन से, और ये जो ट्रेड्स हैं दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज पर्टिकुलेट एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स के रूप में ये पास ऑन होते हैं, ठीक है ना। वहीं पे गैल्टन जो है उन्होंने क्या किया था, अलग अलग एंसेस्टर्स को, और जैसे उन्होंने कुछ स्पेशल उनको स्टडी किया था, जैसे उन्होंने जजेस की फैमिली, स्टेट्समैन, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, मिलिट्री कमांडर्स, इन सब की अलग अलग फैमिलीज़ को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके बाद जो थ्योरी थी उसकी थ्योरी उन्होंने हेरिडिटरी जीनियस नाम की किताब में आई थी, हेरिडिटरी जीनियस। यहाँ पे जीनियस वर्ड वाज यूज्ड टू डिनोट हाई लेवल ऑफ टैलेंट और एबिलिटी। तो जो हाई लेवल ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी था उसको जीनियस नाम दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। और फ्रांसिस गैल्टन ने एक लॉ प्रोपाउंड किया था, लिख लीजिए आप लोग, फ्रांसिस गैल्टन का लॉ था लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी। तो लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी जो है ये फ्रांसिस गैल्टन का है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो हेरिडिटरी क्वालिटीज़ हैं दे आर एम्बेडेड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द जर्म प्लाज्म। तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जर्म प्लाज्म में रहते हैं एंड वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटरी जो क्वालिटीज़ रहती हैं वो पास ऑन होती है। ये 3 लोगों के नाम याद रखेगा। बेल लॉ रिफॉर्म, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द एक सेपरेट बेल एक्ट बनाए, सेपरेट बेल एक्ट बनाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेपरेट बेल एक्ट कहाँ पर है? तो यूके में सेपरेट बेल एक्ट है, जिसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यूके का सेपरेट बेल एक्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, याद रखेगा, यूके का जो बेल एक्ट है वो 1976 का है, बेल एक्ट ऑफ 1976, जो कि गवर्न करता है यूके में बेल के। बेल यानी क्या होता है? रिहाई होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई कांड किया, अब आपको अलग अलग बार पेशी होगी उसकी, बहुत बड़ा अगर कोई कांड नहीं है, जब तक कि अल्टीमेट नेसेसरी ना हो। देखो नॉर्मली यही प्रोसेस अपनाई जाती है कि देखो 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। पहले तो आप ये याद रखना कि 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है क्या आपका बेलेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, आप लोग को डिफरेंस पता है
आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि बेलेबल में बेल मिलती है, नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली आपको यही पता होगा। तो मैं आपको बता दूं डिफरेंस ऐसा नहीं होता। बेलेबल में जो बेल है वो आपकी यहाँ पे जो पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो जिसने कि आपको अरेस्ट किया है, ये वहीं पे पावर हो जाती है कि आपको बेल दे दी जाए, है ना। दूसरा जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, वहाँ पे बेल आपको केवल मैजिस्ट्रेट या फिर जज दे सकता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस याद रखना आप। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो भी पुलिस स्टेशन का होगा वो आपको बेल दे सकता है। वहाँ पे बेल एक मैटर ऑफ राइट है, याद रखिएगा। बेलेबल और नॉन बेलेबल में ये भी एक डिफरेंस है कि वहाँ पे बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल है वहाँ पे इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहते हैं या जज जो रहते हैं केवल वही दे सकते हैं बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल में बेल मिलती नहीं है, बट दैट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेल जो गवर्न होती है वो सीआरपीसी, यानी कि जो सीआरपीसी उसके अंतर्गत होती है। सेक्शन 436 जो है आपको देख सकते हैं बेलेबल ऑफेंसेस जो है वहाँ पे बेल इज़ अ राइट, है ना। सेक्शन 436 जहाँ पे है वहाँ पे आपका एक नॉर्मल सा बेल बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड आप फर्निश कर दें, है ना, वो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और सेक्शन 437 जो है उसके अंतर्गत सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे कोर्ट के पास है कि कोर्ट कहाँ पे बेल दे सकता है इन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को भी 437 के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है, सीआरपीसी के अंतर्गत है। तो अब यहाँ पे कोर्ट्स ने कहा कि देखो ये तो ठीक है, बेलेबल नॉन अवेलेबल और सीआरपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस आपने बना दिए, उनके थ्रू आपने किया, लेकिन इनके लिए एक सेपरेट पूरा एक लॉ होना चाहिए, है ना। एंड हमको एक ड्यू प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि बेल शुड बी द नॉर्मल रूटीन ऑफ वर्क, एंड जो अरेस्ट है वो आपका एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे केसेस जहाँ पे बहुत छोटी सज़ा के केसेस रहते हैं, जहाँ 7 साल से कम की सज़ा का है, 3 साल से कम की सज़ा का है, लेकिन वहाँ पे भी अरेस्ट और ये सब चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी कि एक सेपरेट बेल लॉ होना चाहिए, जिसके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज़ थी वो है कि क्या होगा यूरो और डॉलर के पैरिटी के कारण। तो पहले याद रखना कि 1 यूरो में $1.2 आता था, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या हो गया, $1 बराबर 1 यूरो हो चुका था अभी रिसेंटली। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों ऐसा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि एक उसकी वैल्यू घटने का क्या मतलब होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी डॉलर के कम मुकाबले रुपया 80 रुपये चल रहा है ना, फिर 81 चल रहा है मान लो, या 82 चल रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि रुपए की वैल्यू घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले अगर 60 रुपये में $1 आ जाता था, तो आज उसी $1 को लेने के लिए 80 रुपये की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब रुपए की वैल्यू घट रही है और डॉलर की बढ़ रही है। सेम यहाँ पे हो रहा है। पहले $1.2 में एक यूरो आ जाता था, लेकिन आज केवल $1 में 1 यूरो आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और यूरो की वैल्यू घटी है। तो सिंपल सी बात है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो तो एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि भैया जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसकी औकात, उसकी वैल्यू कम रहेगी, है ना। पहले भी अपन ने रुपए और डॉलर के कंपैरिजन में बोला था। भाई देखो, किसी घर में आप रोज रोज जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होती है कि घर घटती जाती है ना, और किसी के यहाँ बहुत कम कम जाओ तो उसके यहाँ ज़्यादा वैल्यू बनी रहती है। तो मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा आपने किया, अति जहाँ पे किया वहाँ पे आपकी वैल्यू घटना शुरू होती है। तो अति सर्वत्र वर्जयत बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे देखना बस ये रहता है कि कौन किसी कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। अब देखो हुआ क्या कि जब रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो ये इन्फ्लेशन यहाँ बस में नहीं, इंडिया बस में ज़्यादा नहीं हुआ, यूएस में भी ज़्यादा हुआ, यूरोप में भी ज़्यादा हुआ। लेकिन अंतर यहाँ पे यह हो गया कि यूएसए में बहुत जल्दी क्या किया कि वहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जो वहाँ का फेडरल बैंक था वहाँ उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। और दूसरा, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि इंडिया में जब महंगाई रहती है तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट से पैसा खींच लेता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि आरबीआई ने क्या किया, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है यानी कि फेडरल बैंक है, वहाँ क्या किया, उसने डॉलर खींचना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने डॉलर खींच लिया तो डॉलर की मात्रा मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। अगर डॉलर की मात्रा मार्केट में कम हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ी, और ये चीज़ यूरोप वालों ने नहीं की, यूरोजोन में नहीं की, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई इससे तो हमारी करेंसी ये वो सारी चीज़ें लफड़ा उन्होंने बताया, और उन्होंने ये सब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। इस कारण से वहाँ पे क्या हुआ, उसकी वैल्यू यही घटी रह गई और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको डॉलर का मैनेजमेंट, आपको रुपीज़ का मैनेजमेंट, आपको करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है घटती है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अब अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि आरबीआई ने रिसेंटली ये कह दिया है कि जो हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं उनके पास एक नए पेमेंट के मेथड्स आ गए हैं, यानी कि वो अब रुपीज़ में सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो रुपीज़ में सेटलमेंट कैसे करेंगे कि जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं वो पेमेंट कर सकते हैं एक सेपरेट स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट में। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, वोस्त्रो अकाउंट बोलते हैं। और ये वोस्त्रो अकाउंट का कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर डॉलर में पैसा मांगती हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि भैया स्टेबल करेंसी में हमको पैसा चाहिए। बट यहाँ पे रशिया और ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकी मजबूरी बन चुकी है ना, कि उनको वोस्त्रो अकाउंट में रुपीज़ में पैसा कलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर वाले उसको दे नहीं रहे, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वोस्त्रो अकाउंट का यूज़ करके हम रुपीज़ में पेमेंट कर सकें। अब ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने रुपीज़ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डॉलर हम अपना सेव कर सकते हैं, और डॉलर अगर हमारा बचेगा और हम रुपए में ट्रांजेक्शन कर सकें तो इससे फिर हमारी जो करेंसी है फॉरेक्स रिजर्व वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डॉलर बढ़ता जाएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी काफ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और प्लस रुपया तो अपने हाथ का खेल है यार, रुपया तो अपने हाथ की मैल है। हम तो रोज़ छाप सकते हैं पैसा जितना ज़्यादा चाहे, है ना। डॉलर हम नहीं छाप सकते, लेकिन रुपया तो छाप सकते हैं ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए भी, इंडिया के लिए भी, इकॉनमी के लिए भी, है ना। और वहीं पे रशिया को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रुपया तो मिल ही रहा है ना। रुपए को तो वो डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, जब उनके ऊपर सब रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो पैसा भी मिल रहा है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, और बाद में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और रुपया इतनी कोई वीक करेंसी भी नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना। और स्विफ्ट तो आपको पता ना कि मैंने आपको बताया था, बैंक में मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसमें ट्रांजैक्शन के पहले एक मैसेज होता है ना, वो दोनों कोड मिलाते हैं उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होता है। तो ये स्विफ्ट जो है ये बेल्जियम बेस्ड है। ये याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम में है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में जो बिजनेस कर रहे हैं तो अगर रुपए में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि देयर इज नो हार्ड करेंसी आउटफ्लो इन सच ट्रांजैक्शंस, है ना। और इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारा वो है अपना जो डॉलर जो जाता था पहले बाहर वो थोड़ा कम जाएगा। डॉलर कम जाएगा तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमारी करेंसी भी मतलब ये तो है कि हमारी करेंसी थोड़ा सा वीक होगी, लेकिन ऑब्वियसली हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम बिना डॉलर को खर्चा किए, बिना डॉलर की डिमांड के हम ये सारे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आ जाते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस पहले आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तो आप लोग उसके आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, आपको दिख रहा होगा, सीज फ्लोर स्प्रेडिंग इज कॉज्ड बाय कांस्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस एट द ओशियन फ्लोर। स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर ओल्डर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। तीसरा स्टेटमेंट है, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेस व्हाइल इन द मिड ओशियनिक रिजेस द क्वेक फोसाई हैव शैलो डेप्थ्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 1 ओनली, 1 3 या 2 3। दूसरा सवाल है, आर्कियन रॉक सिस्टम जो इंडिया में है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो आर्कियन रॉक सिस्टम इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द रॉक सिस्टम्स, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, इट इज फाउंड इन अरावली माउंटेन्स, डेक्कन पेनिनसुला एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तीसरा कह रहा है, दीज रॉक्स हैव अबंडेंट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड मैंगनीज, ठीक है ना। आसान सवाल है, कर लोगे, इसमें एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू द विंटर रेनफॉल इन द नदर्न इंडिया इन द पंजाब एंड हरियाणा। बहुत आसान सवाल है अगेन। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। और मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग नहीं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है आज तो यहाँ पे एक आध दो न्यूज़ हम देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है राइट टू रिपेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एप्पल ने अनाउंस किया है कि जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनके पास रहेगा राइट टू परचेज द स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, राइट टू रिपेयर नाम का एक कंसेप्ट है। राइट टू रिपेयर क्या बोलता है कि भाई अगर आप ट्रू ओनर हैं, अगर आप ट्रू ओनर हैं किसी चीज़ के, तो आपके पास न केवल उसको खरीदने का, उसको चलाने का अधिकार होना चाहिए, रादर आपके पास एक और अधिकार होना चाहिए कि आप उसको जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे रिपेयर करा लें। आप चाहें कि खुद आप बना लें तो आपके पास वही पावर होना चाहिए। बट होता क्या है कि ये जो ओरिजिनल कंपनी मेकर्स रहते हैं ये स्पेयर पार्ट्स आपको देते नहीं है। जब स्पेयर पार्ट्स आपको देंगे नहीं तो आपके पास रहेगा ही नहीं टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, है ना। टेक्नोलॉजी हो भी, लेकिन स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल तो एप्पल के पास है ना। तो कुल मिलाकर के अब जो एप्पल ने अनाउंस किया कि वो एटलीस्ट यूएस यूके में यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा, राइट टू रिपेयर जो है उसको लेकर के आएंगे और लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे।
तो आई होप आपको ये राइट टू रिपेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल हमारे इंडिया वाले तो ज़्यादा ही कुछ बनाने के लिए उतावले रहते हैं, तो अगर आप एक बार बस हमको इक्विपमेंट दे दें तो हम लोग खुद ही सब निकाल के बना लेंगे, है ना। तो ऐसा होना भी चाहिए। राइट टू रिपेयर मतलब कि कुल मिला के आपके पास राइट होना चाहिए कि आप न केवल उसको रिपेयर कर सके, बल्कि अगर थर्ड पार्टी से भी आप रिपेयर कराना चाहें तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कंपनी है वो आपको स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करे ताकि आप उसको कहीं भी जहाँ मन चाहे आप उसको बनवा सकें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड इंडिया में भी ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास होना चाहिए, अभी तक कोई लेजिस्लेशन है नहीं, तो ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक ऐसा लेजिस्लेशन पास कराएं जहाँ से ये चीज़ें हमको प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, अब एक कल आई थी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स इशू किए हैं जो कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे, और लोकसभा राज्यसभा का जब भी सेशन हो तो ये इन शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। तो कुल मिलाकर के जैसे आर्टिकल 105 है, 105 का 2 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। तो सेक्शन 105(2) जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेंबर्स को कि कुछ भी अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो उसके लिए उनके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है ना। हालांकि ये प्रिविलेज उनको जरूर मिलता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है, जैसे कि रूल 380 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, वो ये कहता है कि अगर स्पीकर को लग रहा है कि सम जो वर्ड यूज़ किए हैं वो डिफेमेटरी हैं या अनपार्लियामेंट्री हैं या अनडिग्निफाइड हैं, तो स्पीकर वाइल एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन ऑर्डर दैट सच वर्ड्स बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। मतलब वो एक्सपंक्शन का फंक्शन है, का पावर है कि वो उन वर्ड्स को हटा सकते हैं। फिर 381 बोलता है कि पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस सो एक्सपंज्ड शैल बी मार्क्ड बाय एस्ट्रिक्स एंड एन एक्सप्लेनेटरी फुटनोट शैल बी इंसर्टेड इन द प्रोसीडिंग एज फॉलोज एक्सपंज्ड एज ऑर्डर बाय द चेयर। तो उसको जो पार्ट हटाया जाएगा उसको लिखा जाएगा एक्सपंज्ड एज ऑर्डर बाय द चेयर, ठीक है ना। अब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो कुछ वर्ड्स जैसे कि इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेजेस में अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आते हैं। ये वहाँ पे ऑलरेडी एक वहाँ पे रिपोर्टिंग कमेटी बैठी रहती है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हाउस की मीटिंग होती है ना तो रिपोर्टिंग कमेटी बैठी रहती है, और वो रिपोर्टिंग कमेटी जो रहती है ना वो बताती है स्पीकर को कि भैया ये चीज़ें जो थी ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पहली बार स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसको एक बुक कंपाइल की थी 1999 में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस के नाम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। IIT मद्रास रैंक्ड टॉप कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब ये इंपॉर्टेंट है, और ये अभी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिलीज़ किया गया है। किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें जो IIT मद्रास है तो वो येट अगेन द टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया का। उसके बाद IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु का वो आता है, फिर IIT बॉम्बे आता है। ये सारे टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर रैंकिंग भी लिखी हुई है ना। तो दैट इज़ द थिंग। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो IISc नंबर 1 पे आती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे, और जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 3 पे, जाधवपुर यूनिवर्सिटी नंबर 4 पे, अमृता विश्व विद्यापीठम नंबर 5 पे आती है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम 5 कॉलेजेस की बात करें तो मिरांडा हाउस एंड द हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लोयोला कॉलेज एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, तो ये कॉलेजेस जो हैं नंबर टॉप 5 पे आते हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एम्स जो है आपका नंबर 1 में आता है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशनल रिसर्च PGIMR जो आता है वो नंबर 2 पे आता है। देन इसके अलावा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर आपका नंबर 3 पे आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु नंबर 4 पे आता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नंबर 5 पे आता है। टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो IIM अहमदाबाद नंबर 1 पे, IIM बेंगलोर नंबर 2 पे, कोलकाता नंबर 3, IIT दिल्ली नंबर 4 और IIM नंबर 5 पे आता है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। NIRF रैंकिंग का ये 7th कंसेक्यूटिव एडिशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। आई थिंक 2016 में पहली बार इसका एडिशन आया था। पहली बार एडिशन कब आया था? 2016 में आया था। 2015 से प्रोसेस शुरू हो गई थी, लेकिन 16 में पहली बार आया, 17 में दूसरी बार, 18 में तीसरी बार, 19 में चौथी बार, 20 में 5वीं बार, 21 में 6वीं बार और 22 में ये 7वीं बार, इसलिए 7th एडिशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें याद रखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट्स उनको कैसे लिए जाते हैं, तो इसके कुछ 5 पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स भी लिख लीजिए। पहला है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग एंड रिसोर्सेज, तीसरा है पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशनल आउटकम, चौथा है आउटरीच एंड 5वां है इंक्लूसिविटी, ठीक है ना, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स याद रखिएगा। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज,
TLR जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा है आउटरीच और पांचवा है इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स आपके जो हैं वो इसके पैरामीटर से, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा, इसलिए जो लोग जानते हैं वो लोग बिल्कुल बने रहें। मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स जो है आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और अभी केरला पहला जो इंसिडेंस इंडिया का है वो केरला में आया है। तो मंकी पॉक्स जो है वो सिल्वेटिक जूनोसिस यानी कि जूनोटिक डिसीज़ है। ऑब्वियसली सबसे पहली बार 1958 में ये मंकीज़ में ऑब्जर्व की गई थी, इसलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया जाता है। ह्यूमन का जो पहला केस है वो 1970 में आया था, याद रखिएगा, पहला ह्यूमन का केस 1970 में, लेकिन 1958 में ये ऑलरेडी मंकीज़ में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन का केस पहला अफ्रीका में आया था, है ना। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, ये आपका किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली को, याद रखिएगा, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे उसे कुछ लिखा है किस तरीके से इसके मतलब स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे एनिमल टू पर्सन हो सकता है, एनिमल बाइट से, स्क्रैच से, ईटिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स और रैशेस, या फिर पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रैशेस, स्क्रब्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, एक्सटेंडेड क्लोज कॉन्टैक्ट है ना फॉर आवर्स एंड ऑल, यहाँ से भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बैन ऑन धरनाज इन पार्लियामेंट्री प्रिसिंक्ट। अब यहाँ पे कुल मिलाकर फ्रेश बुलेटिन रिलीज किया गया है पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट का, जिसमें ये कहा गया कि मानसून सेशन में जब हम मिलेंगे तो किसी प्रकार का धरना, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, फास्ट या कोई ऐसी चीज़ अगर है तो वो प्रोहिबिटेड रहेगी। इसमें अपोजिशन मेंबर कह रहे हैं कि ये अटेम्प्ट है टू बुलडोज द डिसेंट, है ना, दिस इज एन अटेम्प्ट टू बुलडोज द डिसेंट। अब कुल मिलाकर के इंडिया का ये कहना है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी भाई तब भी तो आप ये लोग करते थे, तो आज हम कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, ठीक है ना। गांधी म्यूजियम ब्रिंग्स आउट अ मैगजीन ऑन सावरकर। तो यहाँ पे नेशनल मेमोरियल एंड म्यूजियम विच इज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, उसने एक स्पेशल एडिशन निकाला है मंथली मैगजीन का विच इज डेडिकेटेड टू हिंदुत्व लीडर विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। वीडी सावरकर जी के ऊपर एक किताब निकाली गई है, मैगजीन निकाली गई, और ये कहाँ से निकाली गई, गांधी म्यूजियम से निकाली गई, ठीक है ना। तो लोगों को इसमें भी बड़ा हो हल्ला है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर वीर सावरकर की जर्नी देखी जाए तो उन्होंने 50 साल अपनी ज़िंदगी के सेल्युलर जेल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बिताए थे। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड मित्र मेला जो है उसका क्रेडिट जाता है वीडी सावरकर को। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय रेडिकली पॉलिटिकल लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल, है ना। इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर के हिंदू महासभा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वैसे हिंदू महासभा अगर आप देखें तो 1915 में बनाई गई थी, 1915 में बनाई गई थी महासभा, और पहले इसको सर्वदेशक हिंदू सभा कहते थे, सर्वदेशक हिंदू सभा। तो हिंदू महासभा याद रखिएगा 4 रनर्स में आते हैं। मदन मोहन मालवीय तो एक्चुअल फाउंडर के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वीडी सावरकर का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको बाद में प्रेसिडेंट बनाया गया था हिंदू महासभा का। एंड 1937 में इनको बनाया गया था, जो हिंदू महासभा थी उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे वीर सावरकर जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अपन ने बात कर ली कि किस तरीके से वीर सावरकर जी का रोल था, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब बांग्लादेश मॉडर्नाइजेशन के पथ पे है, अच्छी बात है। इसमें कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं थी जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। एमए हिस्ट्री क्वेश्चन नाउ लैंड्स पेरियार यूनिवर्सिटी इन ट्रैवल। अब पेरियार यूनिवर्सिटी कोई पता नहीं कौन सा ये लोग इस समय कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। इन्होंने एमए हिस्ट्री के पेपर में पूछ डाला विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज़ द लोएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट अमंग द 4 इज़ लोएस्ट इन तमिलनाडु। अब आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है जब ये पूछ रहे कि इनमें से कौन सी जो जात है वो ऊपर है, कौन सी नीचे है। तो आप समझ सकते हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है। एमपीपीएससी ने भी इस बार ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा था जिसमें कि उन्होंने कश्मीर को मुद्दा बना करके पूछ लिया था। तो डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दीज पेपर सेटर्स, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूरी है। ईरान एंड बेलारूस टू बी द न्यूएस्ट एससीओ मेंबर्स। अब एससीओ इंपॉर्टेंट है। एससीओ आपको पता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो एससीओ में 2 नए मेंबर्स आने वाले हैं। एक्चुअली में जो ईरान है वो तो ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, उसका ईरान का मेंबरशिप के लिए अप्रूवल हो चुका है ना। इस बार का जो सबमिट होने वाला है वो सबमिट कहाँ पे होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सबमिट समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है, समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है। और यहाँ पर ही डिसाइड किया जाएगा बेलारूस के बारे में भी। एससीओ के बारे में अगर आपको पता ना हो तो ये
बता दूं कि ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। ये आपको इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक यूरेशियन आपका यूरेशियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और 2001 में इसको क्रिएट किया गया था। तो एससीओ को क्रिएट किया गया था 2001 में, और इसका साइनिंग हुआ था 2002 में, और फोर्स में 2003 में आया था। तो याद रखिएगा 2001 में बना था, 2003 में फाइनली ये फोर्स में आया। और ये आपको पता है इसके मेंबर्स में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। इसके मेंबर्स अगर आप देखें तो इसके मेंबर्स में आपका आता है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद उज़्बेकिस्तान आया था बाद में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने। तो 8 मेंबर वैसे हैं, है ना। इंडिया पाकिस्तान कब बने? 2017 में इसके मेंबर बने हैं, है ना। और 8 मेंबर वैसे हैं। अब रिसेंटली ईरान को तो इंक्लूड कर लिया गया एक तरीके से, उसका फॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसका अप्रूवल दिया जा चुका है। तो 9वां मेंबर ईरान रहेगा और 10वां आपका बेलारूस बनने की संभावना है। तो ये 2 मेंबर जो हैं बेलारूस हो सकते हैं। तो अब इसका एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है, जिसको हम रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये रैट्स अगर आपसे कहीं कोई पूछे तो याद रखिएगा ये एससीओ का ही एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे। एक और लास्ट न्यूज़, हाँ कल एक के पेपर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। थॉर्प गेट्स हिज 1912 ओलंपिक गोल्ड्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जो प्लेयर हैं, ये जिम थॉर्प हैं, उनको 1912 में ही वॉज द सोल विनर ऑफ द 1912 ओलंपिक्स पेंटाथलॉन एंड डेकाथलॉन इन स्टॉकहोम। 1912 में ही वॉज द सोल ओलंपिक विनर ऑफ पेंटाथलॉन एंड डेकाथलॉन इन स्टॉकहोम, जो कि 110 साल पहले का है। और उनको फिर बाद में गोल्ड से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था फॉर वायलेशन ऑफ द अमेच्योरिज्म रूल्स ऑफ द टाइम। उस समय जो अमेच्योरिज्म रूल्स थे उनको वायलेट किया था उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। तो अब उनको 110 सालों के बाद 1922 में उनको जो है ये उनका जो रिकॉर्ड में डेटा है वो सुधारा गया है। नाउ ही हैज़ बीन ऑफिशियली ही इज़ नेम्ड द विनर ऑफ दैट गोल्ड मेडल एंड ऑल। तो पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये 1912 के बाद, ये मतलब 110 सालों के बाद ये सब दिया जा रहा है। जिम थॉर्प याद रखिएगा, जिम थॉर्प, एंड ही वाज देयर, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।